प्रश्नकाल है। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा से पहले ही विपक्ष ने दिल्ली में पैरेट गन और बिहार में कथित रूप से AK-47 के इस्तेमाल पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित करना पड़ा। इससे पहले पेपर लीक बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बाद विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की सहमति जताई है। ऐसे में सदन में हंगामे के बजाय छात्रों से जुड़े इस अहम मुद्दे पर सार्थक बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोपहर 2 बजे इस मुद्दे पर बहस हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक बिल पेश किया है। लोकसभा में आज होने वाली चर्चा पर सभी दलों की नजरें टिकी है। सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर और अधिक प्रभावी अंकुश लगाएगा और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। वहीं विपक्ष छात्रों के हित, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी को क्या हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई है। केजरीवाल ने पूछा कि क्या छात्र आतंकवादी हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कृपया छात्रों से पंगा न लें। अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि बिहार से अब राष्ट्र कवि दिनकर की कविता से नारा आ रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब देखना होगा कि सदन में यह बहस केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती है या फिर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस सुझाव भी सामने आते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? पैलेट गन्स, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद? कड़े कानून बना देने से ये परीक्षा में पेपर लीक का मामला रुकेगा नहीं, जब तक इसको जड़ पे न प्रहार किया जाए। जड़ कहाँ है? जड़ है कोचिंग सेंटरों पे, जहां से एक मुश्त पैसा पेपर लीक करने वाले को पहुंच जाता है। आप इस तरीके का मैकेनिज्म बनाइए कि कोचिंग संस्थाओं का जो वर्चस्व खत्म हो और शिक्षण संस्थाएं उसी सिलेबस के जरिए वो पाठ्यक्रम बनाए और 11वीं और 12वीं की परीक्षार्थियों को उसी पैटर्न पे पढ़ाएं। छात्र, युवा और नौजवान ये सरकार की प्राथमिकता में, तभी कैबिनेट से तुरंत पास किया गया। अब संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही समय मिलेगा सरकार इसको पास करेगी। सरकार ने कार्रवाई की है, जिस कांस्टेबल ने यह घटना की है उसको निलंबित कर दिया गया और कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो आपने सुना, कुछ लोग पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन अब देश के लिए एक राह बनने वाली है या बन रही है। इस पर विपक्ष पक्ष के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन इसका अंजाम, इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या बच्चों के भविष्य का ख्याल वाकई में रखा जा रहा है या रखा जाएगा, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों तक ही सिमट जाएगा? ये इस वक्त देश के हर नागरिक के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे होगा? सरकारें कैसे अकाउंटेबिलिटी तय करेंगी, कैसे पारदर्शिता तय करेंगी? कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, ये अकाउंटेबिलिटी तय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती, फिर उसमें आंदोलन आ जाते हैं और आंदोलन के बीच लाठीचार्ज या प्रदर्शन या फिर हिंसाएं होना शुरू हो जाती हैं, जिसका अपने हाल ही का जो एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा। उसके बाद बिहार में जो भी चीज़ें आई उस पर बयानबाजी अब तेज़ हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर और बिहार सरकार पर निशाना साधा है।
इसी पर आज बहस करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, आपकी स्क्रीन पर शुक्रिया और स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत और शुक्रिया सर। मीनाक्षी शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत और शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत सर। बीडी सिंह जी, प्रवक्ता शिवसेना से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया। मैं सर आप सभी से एक निवेदन करूंगा, समय थोड़ा कम है तो अपना जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी समेटिए, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आखिर बीजेपी को हो क्या गया है, बीजेपी आखिर इस तरह से क्रूर क्यों हो रही है, क्यों आंदोलनों में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं या फिर AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले दिल्ली में आवाज उठाई गई और अब उसके बाद बिहार की बात भी लगातार उठ रही है। सर रत्नाकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर। देखिए, निश्चित तौर पे जो हिंसा देखने को मिला है, जहां पे झड़प देखने को मिला है पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच, और कुछ पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर इस तरह की जो हवाई फायरिंग की है, निश्चित रूप से वहां के प्रशासन से भी स्पष्ट क्लैरिफिकेशन आ गया है कि बिना परमिशन के इस तरह के हवाई फायरिंग किए गए। और जहां तक पुलिस वाले की बात है तो उसने आत्मरक्षार्थ और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस तरह की फायरिंग किया, उसने जहां तक बताया। आपने देखा कि जंतर मंतर में भी वही हुआ था। कुछ जो भी पुलिस वाले दोषी पाए गए थे, जिसने थप्पड़ मारा था या जिसने पैलेट गन चलाया था, इन सारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो चुकी है और उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है या उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल कभी बात किया करते थे कि इस देश को भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह छात्रों को आंदोलन करना चाहिए और उकसावे की राजनीति जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि छात्र और प्रशासन दोनों के बीच टकराव की राजनीति, उकसावे की राजनीति भविष्य में कहीं कोई हमारे नौनिहालों को अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े, डर इस बात का है। ठीक है तो सर, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बनती है कि छात्रों को इस तरह से बिल्कुल न गुमराह करें, बिल्कुल न उकसावा करें। और देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों को भी इस तरह के आंदोलनों में शामिल करा लिया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से महिला मीडिया रिपोर्टर, क्या वो छात्र हो सकते हैं जो महिला मीडिया में रिपोर्टर के साथ बदसलूकी किया? पूरा देश ने देखा। उस पत्रकार का शर्ट फाड़े, पुलिस के गाड़ियों को पत्थर मार करके तोड़ दिया गया। कुछ मोकोका के भी, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद का पति है, मोकोका में जो वांछित है, वो भी वहां पे शामिल हुए जंतर मंतर में। ठीक है, तो ऐसे उपद्रवी तत्व अगर आंदोलन में आएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मैं आऊंगा सर, फिर से आऊंगा आपके पास। और देश में शांति को जो स्थापित किया गया है उसको खत्म करने का काम इन राजनीतिक पार्टियों। लेकिन रत्नाकर जी, आप न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं, बल्कि सरकार में भी है, केंद्र में भी है और ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और उसको निभाना भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, आंदोलन तक आप क्यों बात को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारियों के तहत आप अगर इनका पहले ही समाधान निकाल लेते तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंच पाती। ये भी तो आप सोचिए, ये भी तो इसका दूसरा पहलू है। मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर निखिल खत्री जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निखिल जी, अब जंतर मंतर पर जो भी हुआ उसके बाद हमने सारी चीजें देखी। क्या विपक्ष, जो पक्ष यह आरोप लगाता आ रहा है कि भाई बांग्लादेश या नेपाल जैसे तर्ज पर जेनजीज को भड़काकर ये राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है? सर, आप समाजवादी पार्टी से कैसे देखते हैं? हालांकि आपका पूरा समर्थन रहा है जो अभी आंदोलन हुआ, क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियों को चिंता होनी चाहिए और होनी भी चाहिए? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में चिंता है, देश का भविष्य कहां जा रहा है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? सर शीतल जी, जहां पर आपने मुझसे प्रश्न पूछे तो आपको मुझसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आपको तो सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए थे कि हमारे देश के भविष्य को कहां लेके जा रहे हैं, हमारे देश के नौजवानों को कहां लेके जा रहे हैं। और अगर आप बात आंदोलन की करें तो ये तो पूरे देश का आंदोलन था, पूरे देश के युवा थे, छात्र थे, वो एकत्रित हुए थे। और डे 1 से मैं वहां था शीतल जी, 20 जुलाई को भी मैं वहां था और हम तो वहां पर एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना धरना दे रहे थे। पर कैसे पुलिस वालों
कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल हुआ और जो हमारी महिला साथी थी उनके साथ भी छेड़खानी की गई है और कहीं ना कहीं उनके कपड़े फाड़े गए थे। तो ये तो सारी चीजें कैमरों पर है, तो इसकी कैमरों पे तो सब कुछ है सर। नहीं नहीं, एक मिनट डॉक्टर निखिल जी, दोनों चीजों को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नहीं डॉक्टर निखिल जी, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों पहलुओं को देखिए आप, कैमरे पे सब कुछ मौजूद है। मीडिया के लोगों को कैसे छेड़ा गया, वहां पर महिला पत्रकारों के साथ कैसे व्यवहार किया गया, वो हम सबके पास है, फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके अलावा बाकी पत्रकारों के साथ क्या किया गया, उसके साथ साथ सर वहां पर ऐसे भी जनजीज थे, जैसे भी लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जिन्होंने गालियां बद्दी गालियां दी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे युवाओं को शोभा देता है? क्या मैं ये खुद से बात बता रहा हूं या ये भी वीडियो में है? बद्दी गालियां कौन ऐसे कहेगा प्रधानमंत्री के लिए भाई ये 13वीं का समोसा है? कोई कह सकता है क्या? शीतल जी, मैं अपनी बात दूंगा, पर आपने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को 3 मिनट दी थी, तो कम से कम आप मुझे भी 3 मिनट दीजिए। मैं जी बोलिए, अपनी पार्टी का स्टैंड तो रखूं। बोलिए। जहां पर आपने बातें बोली है, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत माननीय है, उसके खिलाफ पर कोई भी ऐसी बातें बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वही आसमानी तत्व है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा भेजे गए थे। यही वो आरएसएस के जो गुंडे हैं जो हमारे आंदोलन में आकर इस आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए। फिर से माफी चाहूंगा, फिर से सॉरी प्लीज नहीं, जहां पे गड़बड़ होगी मैं उसको ठीक करूंगा सर। डिबेट पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा अपने दर्शकों को। एक मिनट डॉक्टर निखिल जी प्लीज, मैं ठीक कर रहा हूं इसको। सवाल प्लीज 10 सेकंड में सवाल ले लूंगा। मेरा सवाल, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को भेजा, आरएसएस के गुंडों को भेजा और बाकी लोगों को भेजा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो गुंडे आरएसएस के थे, बाकी जो भी वहां पर एजेंसीज के या जो आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सर आप मुझे बताइए फिर उन पर एफआईआर हुई है, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों छुड़वाने की बात हो रही है? उनको जेल में रहने दीजिए, डालने दीजिए जेल में जो इसमें शामिल हैं, पुलिस जिन्हें जेल में ले रही है। आपको क्यों दिक्कत उन लोगों से? अगर वो आरएसएस के हैं, जेल में सड़ने दीजिए ना फिर। शीतल जी, आप दोनों पहलू की बात मत करें। हमने पुलिस वालों को ये रिक्वेस्ट की कि जो हमारे साथी आप उनको छोड़िए, पर जो आसमानी तत्व आप उनको मत छोड़िए। पर उनको तो पहले छोड़ा जा चुका है। जब सरकार ने वहां पर एनएसए लगाई थी, मतलब पुनः सर एनएसए लगाने के बाद उन्होंने कितनों को पकड़ा है? किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि वो गुंडों को खुद छोड़ रहे थे। तो बात तो ये होनी चाहिए, अगर कोई धरना सक्सेसफुल हो गया तो उसका बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया करते हैं। क्या पाकिस्तानी और क्या बांग्लादेशी लिंक जोड़ेंगे जो हमारे देश के ठीक है रोडों पर सड़कों पर आप उनको अपमानित करेंगे? जो भी आसमानी तत्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो एक बात बोलते हैं, पर जो हमारे साथी थे, जो छात्र थे जिनको डिटेन किया गया था, हम तो उनको छुड़वाने की बात करते हैं। ठीक है, मैं सर आऊंगा आपके पास। जो ये बोलते थे कि एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है। ठीक है सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास सर। मैंने छोटे कमेंट लेने हैं। हमारे युवा पीढ़ी थी। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि भाई बिहार में जो भी हो रहा है, और एक बहुत पुराना एक नारा लेकर आए हैं कि भाई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये हमने जेपी आंदोलन में देखा हुआ था। आप इस पूरे आंदोलन को जो दिल्ली में हुआ किस शक्ल से देखते हैं, और अरविंद केजरीवाल क्या अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए आगे इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी जो है उसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इनकी कत्ती करने में जमीन आसमान का फर्क है शीतल जी। और ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से आंदोलन खत्म तो हुआ, लेकिन ये अपनी हार नहीं पचा पाए। और आपने देखा आंदोलन के अंदर इन्होंने AK-47 से बच्चों के ऊपर वार किया और इन्होंने पैलेट गन इस्तेमाल किया। आप मुझे एक बात बताइए, अभी कह रहे थे कि उन पर कार्रवाई हो गई। सीता जी, आप मान सकते हैं कि क्या बिना सरकार की मर्जी के ये AK-47 चला सकते हैं, पैलेट गन चला सकते हैं? इतनी हिम्मत आ गई है फोर्स के अंदर? या उनकी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी छात्रों के साथ जो अपनी मर्जी से ये सब चलाएंगे? यानी कहीं ना कहीं सरकार की परमिशन से ही उन्होंने ये काम किया होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हमारे छात्र के आतंकवादी है क्या? वो हमारे बच्चे हैं, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर नीट का एग्जाम वो हो रहा है, लीक हो रहा है, 94 एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो क्या वो अपने हक की आवाज भी नहीं उठाएंगे? और मैं कहती हूँ अगर कोई शरारती तत्व उसमें आए भी तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे थे? उनकी कौन सी जिम्मेदारी बनती है? भाई वहां तो आंदोलन चल रहा है, वहां 10 लोग आ रहे हैं, तरीके के लोग आएंगे। अगर उसको मीनाक्षी जी, वो शरारती तत्व गृह मंत्री की है, वो शरारती तत्व है कौन जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो शरारती तत्व है कौन? बिल्कुल इनके सहयोगी। क्या मीनाक्षी जी, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको। आप सामने आकर नहीं को धमकी दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल आप मेरे से सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात को रखिए। एक उदाहरण सुन लीजिए। क्या मैं किसी को अपने लिए गालियों के लिए किसी को भेज दूं कि भाई तू मेरे लिए गालियां निकाल, तू मुझे मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए या मेरे परिवार के लिए गालियां कर? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है?
आप इस एग्जाम्पल का आंसर बताइए बस। देखिए, अगर कुछ छात्रों ने गालियां दिया तो हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन वहां पर सारे छात्र, लाखों छात्र आए हुए थे, अगर उसमें से 10 छात्रों ने गालियां दी है तो आप लाखों छात्रों की बात नहीं कर सकते उसके अंदर, उनको दोषी नहीं ठहरा सकते उसके लिए। वो अपने हक की आवाज उठा रहे थे, तो आप उनको क्यों उसमें दोषी मान रहे हैं? चलिए ठीक है। दूसरी चीज है कि वहां पर जो शादी, नहीं एक सेकंड शीतल जी, आपने मेरा बीच में थमे हो गया। जो शादी वर्दी में वहां गुंडा आए थे डंडे लेके, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए? और क्यों इस तरीके की बर्बरता की गई? क्यों डंडे मारे गए? क्यों उनके सर फोड़ दिए गए? क्या शांति प्रदर्शन में अगर लाठीचार्ज भी होता है तो सर फोड़े जाते हैं क्या? बिना सरकार की परमिशन के वो फोड़ कर दिए जाते हैं। दरअसल बात यह है कि छात्रों की आवाज उठाना इनको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। इन्होंने उनकी आवाज दबाने नहीं रत्नाकर जी, समय नहीं है। डॉक्टर नरेश कुमार जी, नहीं एक मिनट प्लीज, जवाब लूंगा बाद में। डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। डॉक्टर नरेश कुमार जी, देखिए बहुत कुछ हुआ, आप भी थे, प्रत्यक्ष रूप से आपने भी समर्थन दिया, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, गृह मंत्री तक भी बातचीत पहुंच गई है। लेकिन सर, क्या देश के भविष्य पर, यानी विद्यार्थियों के उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना सही है? किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो, बच्चा तो देश का भविष्य है, आने वाला कल है, तो हम क्यों आखिर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं? इससे क्या हल निकलेगा? शीतल शर्मा जी, जंतर मंतर पे जो समझौता हुआ, 3 शर्तें सरकार ने मानी। आज भी सभी समाचार पत्रों में खबर है कि जो बच्चे उसमें हिस्सा लिए थे, बीजेपी के लोग टारगेट करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये पहली बार देश में हुआ है। संविधान ने हमें ताकत दी है अपनी बात कहने के लिए, और ये पहली बार हुआ है कि ये बीजेपी की सरकार टारगेट करती है उस आंदोलन खत्म करने के लिए। वो टारगेट करवाती है अपने गुंडों के द्वारा, वो टारगेट करवाते हैं शासन और प्रशासन द्वारा। ये आवाज नहीं दब सकती। अब देश के युवाओं ने और देश के 140 करोड़ लोगों ने ये देख लिया है कि ये आवाज दबाएंगे तो हम पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे। ये बीजेपी के जिस तरीके हथकंडे हैं वो सबने देख लिए हैं। अपने लिए गप-गप, दूसरे के लिए थू-थू, ये नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर नरेश जी, बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस होता है सर। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आप अपने इतिहास, अपने राजनीतिक इतिहास को तो याद कीजिए सर। 1975 की इमरजेंसी याद कीजिए। आप कह रहे हैं देश में पहली बार ऐसा हुआ, 75 की बातें भी याद कीजिए ना। हाँ खैर, इतना फर्क है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, चीजें सामने नहीं आती थी, लेकिन आपकी सरकारों में भी बड़ी बार आंदोलन हुए हैं, बड़ी बार ऐसी चीजें हुई। 1975 में टारगेट करके आंदोलन को खत्म नहीं किया गया था। टारगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। डॉक्टर नरेश जी, इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में, इमरजेंसी लगा दी तो टारगेट की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं डॉक्टर नरेश जी, इमरजेंसी लगा दी और टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप मानते हैं कि यह सबसे बड़ा ब्लंडर था आपकी सरकार ने सर देश के लिए? इमरजेंसी लगाई थी, नहीं था, किसी के घर पे ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कोई तर्क नहीं सर डॉक्टर नरेश जी, इस बात का कोई तर्क नहीं। मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी इस बात की, कोई तर्क नहीं इस बात का सर निंदा होनी चाहिए। डॉक्टर नरेश जी, मैं आपको सीधे ये बता दूं, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना लोकतांत्रिक हक है, अधिकार है, लेकिन जो हुड़दंग फैलाएगा, जो ऐसी हरकत करेगा, उसके खिलाफ संवैधानिक कानूनी कार्रवाई भी लिखी हुई है, संविधान लिखे हुए, वो बने हुए, और पुलिस उसी के तहत कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर नरेश जी, पुलिस जो है, पुलिस कानूनी कार्रवाई संविधान के तहत करती है। मैं भी जंतर मंतर गया, बड़े सारे लोग, अभी डॉक्टर निखिल खत्री जी ने कहा मैं भी जंतर मंतर गया, लेकिन पुलिस ने नहीं पकड़ा सर, नहीं पकड़ा। जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बीडी सिंह जी, ओके, पूरे देश ने देखा है। ठीक है, बीडी सिंह जी सर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ गया है और सब लोग तो कह रहे हैं कि भाई बच्चों का भविष्य है, कानून पर बातचीत होनी चाहिए, ना संसद में बातचीत हो रही है, ना बाहर कुछ हो रहा है, बस मामला ऐसे ही चल रहा है बिना किसी निष्कर्ष के और बिना किसी आउटकम के। ऐसे कैसे होगा सर? शीतल जी, जो एनडीए की सरकार है उससे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफी तत्पर है। जो 3 बातें हुई थी, फर्स्ट की जो है प्रधान जी का इस्तीफा, नंबर 1 का प्रधान जी का इस्तीफा। दूसरा जो है कोई ऐसा कड़क कानून बनाया जाए जिससे कि फ्यूचर में पेपर लीक के चांसेस न हो।
तीसरा जो है FIR जो है जो बच्चे हैं उनको अभी 20 तारीख के बाद नहीं हो पाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अभी जो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आज मंगलवार का ट्यूसडे का दिन जो है ये डिसाइड किया गया था कि शाम तक ये सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। कल जो है संसद में जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने जो है बिल पास करने के लिए अपोज करने लगे। इनकी मंशा क्या है कि इस जो है जो छात्र का आंदोलन है इसको किस तरह से हवा दिया जाए, किस तरह से हवा दे करके इसको और गरमाया जाए। इसका देखिए हर चीज का पेशेंस होता है, हर चीज का बैठ करके एक समाधान होता है। वो से न सोच करके दूसरे ढंग से सोचेंगे। अगर अभिजीत दीपके के बारे में बताऊं तो जो डिप्टी CM जो मनीष सिसोदिया है उनके साथ उनकी फोटो है। इन्होंने 2022-23 में जो है आपके कार्यकर्ता थे। अभी मनोज जिस दिन आप देखे होंगे जिस दिन छात्र आंदोलन में बैठे थे तो मनोज सिसोदिया ने जाके उधर हवा दिया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा है कि जो पेपर लीक हुआ वो सही है, वो गलत है। ये बच्चों का भविष्य जो है सेव किया जाए, उनको किसी तरह का उनके फ्यूचर को सेव किया जाए, लेकिन इस तरह से हवाबाजी क्या नहीं, है। लेकिन सर एक बात आपको भी माननी चाहिए, सरकार ने अगर कड़े कानून बनाए हैं तो फिर वो कानून कहाँ काम आएंगे सर? ये कैसे माना जाए कि ठीक है पेपर लीक हुआ, ये हम मानते हैं कि पेपर लीक सही नहीं हुआ बट अब कार्रवाई कर रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा सर? सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पेपर लीक होने से बचा जाए, ना हो वैसी व्यवस्था बनाई जाए। पहली प्राथमिकता तो ये है ना सर। ये तो पेपर लीक का कोई एक ये मुद्दा तो नहीं है ना कि किसी का इस्तीफा लेकर के वो पेपर लीक बंद हो जाएगा। उसके लिए सिस्टम को जो है सिस्टम को अच्छे ढंग से किया जाए। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि ऑलरेडी जो है 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जो है जुर्माना, ये जब कड़क रूल होंगे, जो लॉ वगैरह जो मजबूत होंगे तो चांसेस कम आएंगे जो है। सर रूल कितने भी बनाए, जब हमारी इच्छा शक्ति ना हो तो कैसे वो रूल चलेंगे? रत्नाकर जी सर 10 सेकंड में जवाब, सबका जवाब एक साथ। रत्नाकर जी बहुत कम समय है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। ये हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे कि छात्र हित को हम आगे सुरक्षित रह सके, चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स की हो, चाहे संशोधन की हो, चाहे एनटी के 47 कर्मचारियों को बर्खास्तगी हो, चाहे 13 लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की हो, तमाम मेजर्स हमने लिए हैं। लेकिन पहले आप मानिए कि आपकी सरकार जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही थी वो वहां पर नाकाम रही है। आप पहले ही ऐसे कदम उठाइए कि पेपर लीक ना हो। कहां पर लूप होल रहा है सर? बात तो ये है ना। देखिए फिर से मैं आपको कहना चाहूँ, 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए ये सारे मेजर्स हमने उठाए हैं और वो छात्र हित के लिए उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह मानती है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके लिए हर संभव और फुल प्रूफ प्लान हम तैयार करेंगे। उसके लिए साल 2024 में भी हुआ, साल 2024 में भी हुआ, साल 2026 में भी हुआ। शीतल जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा करने जो समय नहीं है मेरे पास सर। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, डॉक्टर निखिल जी, मीनाक्षी जी, डॉक्टर नरेश जी, BD सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय साझा करने के लिए। लेकिन देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता आएंगे और अपनी अपनी पार्टी को लेकर बात करेंगे, लेकिन उन छात्रों की, उन हजारों छात्रों की बात कौन करेगा? उन लाखों छात्रों की बात कौन करेगा जिनकी जिंदगी कभी कभार दांव पर लग जाती है? 22 छात्रों ने आत्महत्या की, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, ठीक है, इस्तीफा हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां छात्रों के कंधों पर अपनी बंदूक चला रही हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक सकता है। कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी हार या एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है आने वाले समय के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। प्रश्नकाल है।